नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने पाठ नंबर 6 पढ़ा था और आज हम इस पाठ की करेंगे क्वेश्चन आंसर। लेकिन क्वेश्चन आंसर करने से पहले इस पाठ की जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको दोबारा से देखते हैं। पहली आती है बात महानगर की। महानगर क्या होता है? किसी प्रांत अथवा देश की घनी जनसंख्या वाला इलाका महानगर कहलाता है। शहरीकरण क्या होता है? और कोई स्थान है, कोई कस्बा है, कोई गांव है, अगर वह शहर के रूप में जब क्या डेवलप होने लग जाए उसे बोलते हैं शहरीकरण। परोपकारी क्या है? जो व्यक्ति समाज की भलाई के लिए काम करता हो। विद्यार्थियों, ये सभी परिभाषाएं आपको मैं लेसन के दौरान लिखा चुका हूँ। सही। टेनमेंट्स क्या होता है? बहुत अधिक भीड़ वाले काम चलाऊ मकान होते हैं। मतलब ऐसे मकान जहाँ एक ही कमरे में क्या है 4-5 लोग रहते हैं, उसे बोलते हैं टेनमेंट्स बोलते हैं। संयमता आंदोलन। इस आंदोलन में मुख्यतः कामकाजी लोगों में शराब का कम उपयोग करने पर बल दिया गया। श्वास रोधन। ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस का घुटना, दम घुटना, उसे बोलते हैं श्वास रोधन बोलते हैं। इसके बाद व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद क्या होता है? समुदाय की वजह जब आप एक व्यक्ति पर अधिक ध्यान देते हो, एक व्यक्ति के हितों का अधिक ध्यान देते हो, तो आप व्यक्तिवादी कहलाते हो। बैरोन ओस्मान, ये फ्रांस का एक वास्तुकार था। इसने नेपोलियन थर्ड के शासनकाल में पेरिस शहर को बहुत अधिक सुंदर बना दिया था। प्रेसिडेंस शहर, ये शहर ब्रिटिश शासन का अंतर्गत है। ये प्रेसिडेंस क्या थी? राजधानी थी। मुंबई, बंगाल, मद्रास आदि। भूमि विकास। दलदली या डूबी हुई जमीन को भूमि के रूप में या खेती करने के रूप में डेवलप करना भूमि विकास कहलाता है। धुआं निरोध कानून। कलकत्ता भारत का पहला शहर था जहां धुआं निरोधन कानून को पास किया गया। बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना 1898 में की गई। बगीचों के शहर की अवधारणा वास्तुकार एवेंजर हावर्ड ने पेश की। ब्रिटेन के दो मुख्य औद्योगिक शहर कौन से? लीड्स और मैनचेस्टर। तो विद्यार्थियों, अब स्टार्ट करते हैं कि आपकी किताब के अंदर जो प्रश्न उत्तरण करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न, 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी? कारण बताइए। तो 18वीं शताब्दी में देखते हैं कि लंदन की आबादी 6.5 लाख तक पहुंच गई थी। इसके निम्न कारण थे। फिर लंदन में औद्योगिक क्रांति की आबादी बढ़ रही थी। हालांकि लंदन के विशाल कारखाने थे, फिर प्रवासी आबादी चुंबक की तरह वहाँ आ रही थी। गैरेथ स्टेडमैन जोन्स कहते हैं 19वीं शताब्दी का लंदन क्लर्कों, दुकानदारों, छोटे पेशेवरों, निपुण कारीगरों, नौकरों, मजदूरों, कुशल श्रमिकों की बढ़ती आबादी का शहर था। रोजगार प्राप्त करने वाले लोग लंदन की तरफ आ रहे थे। लंदन की गोदी के अलावा, गोदी मतलब होता है बंदरगाह होता है, उसके अलावा मुख्य रूप से 5 तरह के बड़े उद्योग थे। परिधान और जूता, लकड़ी और फर्नीचर, धातु और इंजीनियरिंग, छपाई और स्टेशनरी और शल्य चिकित्सा के उपकरण। यहाँ अब महंगे उत्पाद भी क्या है तैयार होने लगे थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरणों का उत्पादन होने लगा। विशाल कारखानों संख्या बढ़ रही थी और शहर की 3/4 नौकरियां, मतलब 75% नौकरियां इन्हीं कारखानों में थी। प्रश्न नंबर 2, 19वीं और 20वीं सदी में लंदन की औरतों में क्या बदलाव आया और ये बदलाव क्यों आए थे, किस तरह थे, इन बदलावों के कारण भी बताइए। तो 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभ में फैक्ट्रियों में बहुत सारी औरतें काम कर रही थी और जिस तरह से बदलाव आया, तकनीक सुधार आया, कारखानों को छिनने लगी। मतलब मशीनों के आने से नौकरियां अब जा रही थी। 1861 की जनगणना ध्यान बढ़ता है लंदन में 2.5 लाख नौकर हैं, उनमें से अधिकांश नौकर महिलाएं थी जो हाल ही में उस शहर में आई थी। उनमें अधिकांश अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए अपने परिवार की इनकम बढ़ाने के लिए काम कर रही थी। वो या तो किसी को अपने घर भाड़े पर रख रही थी या घरों में रहकर सिलाई बुनाई, कपड़ा धोना, मछली बनाना इत्यादि काम भी कर रही थी। जब औरतों को युद्धकालीन उद्योगों और दफ्तरों में काम मिलने लगा तो वो घरेलू काम छोड़कर बाहर आने लगी। प्रश्न नंबर 3, विशाल शहरी आबादी के होने से क्या असर पड़ता है? ऐतिहासिक उदाहरण के साथ समझाइए। यहाँ 3 टॉपिक है: जमींदार, कानून संभालने वाला पुलिस अधीक्षक,
राजनीतिक दल का नेता। तो पहले बात करें जमींदार की। जमींदार यह वर्ग बड़ी बड़ी ज़मीनों का मालिक था। जब शहरों का विकास हुआ तो यह वर्ग शहरों में आकर रहने लगा, यानी कि ग्रामीण जीवन शैली क्या हो गई, चेंज हो गई। जब शहरों में आबादी बढ़ने के कारण यहाँ रहने की समस्या हुई तो इस वर्ग ने समस्या का हल करने के लिए अपना योगदान दिया। जब मीर मालिकों और सरकार ने शहरों में निवासों के लिए नए मकान जिम्मेदारी नहीं ली, तब इस जमींदार वर्ग ने छोटे छोटे मकान या चौलों का निर्माण करवाया जहाँ मजदूर और कारीगर रह सकते थे। और इन चौलों के कमर्स इतने अमीर हो गए, जल्द ही इन्होंने अपने शहरों में कारखाने बना लिए। जब शहरों में शराब खोरी और गंदगी का माहौल बन रहा था तो इसी वर्ग ने संयमता आंदोलन भी चलाया था। अब करते बात कानून व्यवस्था के संभालने वाले पुलिस अधीक्षक। शहरों में जनसंख्या बढ़ रही थी तो यहाँ पर कई तरह के अपराध होने लगे। तो गाँवों से अधिकतर लोग शहरों में काम की तलाश में आ रहे थे। जब उन्हें काम नहीं मिला तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपराध करने लगे। ऐसे में जिला प्रमुख अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मुख्य भूमिका बन रही थी, क्योंकि यह परोपकारी वर्ग समाज की ऐसी कंडीशन को लेकर के टेंशन में था जहाँ उद्योगपति परिश्रमी और अनुशासित मजदूरों की चाह में परेशान थे। अतः पुलिस द्वारा इन अपराधियों पर नज़र रखी गई और साथ ही उनकी ज़िंदगी के तौर तरीकों को जांच की जाने लगी। जनता में अनुशासन के लिए पुलिस और सरकार ने अपराधियों को कड़ी से कड़ी क्या दी, सजा दी। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों से सख्ती चिमटा गया और ये सभी कार्य पुलिस अधीक्षक के अधीन पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। इसके अलावा शासन द्वारा गरीबों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया ताकि गरीब लोग अपराध की ओर नहीं आए। बात राजनीतिक दल का नेता। जब शहरों का विकास हुआ तो यहाँ पर अन्य चीज़ों के साथ साथ राजनीति बढ़ी। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ अनेक समस्या बन रही थी। तब अवसरवादी नेताओं ने यहाँ पर संगठन बनाए और उनका लाभ उठाते हुए कारीगरों और मजदूरों के संगठनों से हड़ताल भी करवाई। जनता को आश्वासन दिया कि वो हर प्रकार की समस्याओं का हल अपनी पार्टी के माध्यम से करवाएंगे। निम्न की व्याख्या की। पहली, 19वीं सदी में लंदन निवासियों ने गरीबों के लिए मकान का समर्थन क्यों किया। दूसरी बात, बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर से बाहर के आने वाले लोगों की जिंदगी पर आधारित होती थी। अपने इन बातों को पूरा विस्तार से बताना है, बात सही है गलत है। इसके अलावा 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई। चलिए एक एक बात को अपने स्पष्ट करते हैं। पहला, 19वीं सदी में धनी लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाए। उसके बारे में गरीबों के एक कमरे में मकान की भीड़ थी। देखो मतलब क्या है, वहाँ उस समय ऐसे मकान बन रहे थे जहाँ एक एक कमरों वाले मकान थे। मतलब बाहर से मकान एक था, अंदर उस मकान के एक एक कमरे वाले अंदर कई परिवार रहा करते थे। यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, ना ही हवा की निकासी का इंतजाम था। एक खस्ता हाल मकानों में आग लगने का डर था। इस विशाल जन समूह के कारण सामाजिक उथल पुथल मची हुई थी। 1917 में रूसी क्रांति के बाद डर बढ़ गया था कि लंदन में कहीं गरीब विद्रोह ना कर दे, इसीलिए गरीबों के लिए आवास योजनाएं चलाएगी। बम्बई से अब एक प्रश्न में दो, बम्बई से आने वाले बाहरी लोगों पर फिल्में क्यों बन रही थी। तो ये फिल्में बाहर से आने वाले लोगों की जिंदगी में आधारित थी, क्योंकि इससे उनके दैनिक जीवन की समस्याओं का भी ध्यान चल रहा था। इसके अलावा लोकप्रिय गीतों से अंतर विरोध को दर्शाया गया। जैसे उदाहरण के लिए सीआईडी फिल्म गाना है, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के, यह है बम्बई मेरी जान। इनसे लोगों का जीवन दिखाया गया। बम्बई को वो सपनों का शहर मानते और यहाँ उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शहर अमीरों और बाहर से आने वाले गरीबों के बीच संघर्ष को दिखाता है। इसके अलावा बाहर से आने वाले लोग, गंदा वातावरण, आवासीय मकान का अभाव, संकीर्ण दृष्टिकोण, मानव मूल्य की उपेक्षा, गरीबी और अपराध को फिल्मों में दिखाया जाता है। इसके अलावा मुंबई में आबादी क्यों बढ़ी। तो 19वीं सदी में मुंबई में भारी आबादी बढ़ी। इस कारण क्या है, पहला शहरी आकर्षण, मतलब लोगों का मुंबई के प्रति आकर्षण। लोग यहाँ आकर्षित होकर आ रहे थे, यहाँ की जीवन शैली अपना रहे थे, रोजगार तलाश में लोग आए थे और यहाँ रहन सहन, जीवन प्रणाली और रोजगार अवसरों ने यहाँ लोगों का प्रयोग खींचा। इसके अलावा व्यापारीकरण क्या है, मुंबई देश का मुख्य बंदरगाह में से एक है। यहाँ बड़ी मात्रा में बाहर से वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था। इस कारण भारत का प्रशासनिक और व्यापार का केंद्र बन गया, जिससे लोग यहाँ व्यापार के नवीन अवसर प्राप्त करने के लिए आने लगे। फिर रोजगार। इसके अलावा
बम्बई में कई प्रकार के रोजगार थे। परिणाम स्वरूप मुंबई, तो आप देखो 1819 में बम्बई को प्रेसिडेंसी राजधानी बना दिया गया। इससे बम्बई में कई प्रकार के व्यापारिक केंद्र बन गए। इस कारण व्यापारी, महाजन, जमींदार आदि यहाँ पर व्यापार के लिए आने लगे और इसके अलावा फिल्म जगत में लोग आप अपना भाग्य आजमा रहे थे। इसके अलावा आवागमन का विकास, मुंबई जब प्रमुख शहर बन गया तब यहाँ आवागमन की सुविधा के लिए विकास किया गया। यहाँ लोगों का इससे क्या हुआ, फायदा हुआ, लोगों को यहाँ आना जाना क्या आसान हो गया। प्राकृतिक प्रकोप, 1888 में कच्छ के अंदर अकाल पड़ा। 1898 में प्लेग की बीमारी फैली तो लोग इन बीमारियों से, अकालों से बचने के लिए शहरों की ओर आने लगे। आइए चर्चा करें, लोगों को मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंग्लैंड में कौन कौन साधन अपनाए गए। तो लंदन में अमीर वर्ग के लोगों के लिए वार्षिक उत्सव हो रहा था, लंदन सीजन कहते हैं। तो लंदन सीजन क्या है, लंदन के अमीरों का वार्षिक उत्सव है। इसमें ओपेरा, रंगमंच, शास्त्रीय संगीत आदि कई प्रकार के फंक्शन हुआ करते थे। मेहनत कश लोग अपने खाली से पब या शराब कर बिता रहे थे। इसके अलावा खबरों का आदान प्रदान कर रहे थे। कभी कभी राजनीतिक कार्रवाइयों के लिए गोलाबंदी भी किया करते थे। इसके अलावा लोगों को इतिहास की जानकारी देने के लिए बहुत सारे पुस्तकालय, कला दीर्घ संग्रहालय खोले गए, जिससे काफ़ी संख्या में लोग वहाँ आने लगे। निचले वर्ग के लोगों में मनोरंजन के साधनों का विकास हुआ, जहाँ संगीत को अधिक महत्व दिया गया। 20वीं सेंचुरी में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों में सिनेमा मनोरंजन का साधन बन गया। आधुनिक मजदूर छुट्टी के दिन क्या है, अब समुद्र किनारे धूप और खुली हवा का आनंद उठा रहे। प्रश्न नंबर 2, लंदन में आए इन सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करें। इनके कारण भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ। भूमिगत रेल निर्माण की बुराइयां लोगों ने क्यों की, तो पहली बात करते हैं कि इस रेलवे की आवश्यकता क्यों पड़ी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद लोग बड़ी संख्या शहर को आ रहे थे। हालांकि लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे, फिर प्रवासी लोग आ रहे थे। लंदन की बंदरगाहों के अलावा यहाँ मुख्य रूप से 5 प्रकार के उद्योग थे। इन 5 उद्योग का बहुत बार बात कर चुके हैं। परिधान, जूता, लकड़ी का फर्नीचर उद्योग, धातु और इंजीनियरिंग उद्योग, स्टेशनरी और शल्य चिकित्सा उद्योग इत्यादि। इसके अलावा लंदन आबादी बढ़ने के साथ अपराध बढ़ रहा था। लंदन में आवास, भोजन और साफ सफाई समस्या भी बढ़ रही थी। लोगों के लिए अच्छे आवास की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया था। विश्व के दौरान मजदूर वर्ग के लिए आवास का इंतजाम करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने ली थी और वहाँ के लिए 10 लाख मकान बने। शहरों के आसपास बस्तियाँ बसाई गई। लोगों को परिवहन की सुविधा दी गई। लोगों को उप शहरी बस्तियों में रहने के लिए तैयार किया गया, जबकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बना रहे थे। इसी बात ध्यान रखकर लंदन में भूमिगत रेलवे का निर्माण किया गया। भूमिगत रेलवे ने आवास की समस्या काफ़ी हद तक हल कर दिया। लोग अब शहरों से भीतर आना जाना कर रहे थे। अब इसका बुराई क्यों हुई, इस रेलवे निर्माण का उद्घाटन 1 जनवरी 1863 को किया गया था। पहले दिन 10,000 लोगों ने इसमें यात्रा की। 1880 तक भूमिगत रेल विकास हो चुका था। पहला, इन डिब्बों में मुसाफिर भरे होते थे, मतलब फुल ट्रेन होती है। डिब्बे का माहौल सल्फर, कोयले, धुएं और ऊपर गैस के लैंप से निकलती गंध से भरा हुआ था। लोग अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने तक सांस को रोक के रखते। गर्मी के दिनों में क्या होता, हाल बेहाल होती, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी हो रही थी। लोग मानते इन रेलगाड़ियों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए खतरा है। बहुत सारे लोग इनको लोहे का राक्षस बोल रहे थे। तो इससे चारों ओर अफरा तफरी और अस्वस्थ कर माहौल बन रहा था। इसके अलावा इस रेलवे निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले बेहिसाब विनाश के कारण लोगों ने इसका विरोध किया। एक नागरिक कहता है कि मकान गिरा दिए गए, सड़कों को तोड़ दिया गया, जमीन में गहरे खड्डे हैं, खाइयाँ खोद दी गई और चारों तरफ बेहिसाब मिट्टी और अंबार लगा है। इस प्रकार लंदन में बनी भूमिगत रेलवे का गरीबों का घर उजड़ गए, इसलिए इसका बुराई की गई। अब प्रश्न नंबर 3, पेरिस के हौसमनीकरण का क्या अभिप्राय, इस तरह के विकास को आप किस हद तक सही या गलत मानते हैं। आप अपने अखबार के संपादक को पत्र लिखिए और बताइए। तो पेरिस का हौसमनीकरण आप जानते हो 1852 में लुई नेपोलियन III को फ्रांस का सम्राट बनाया गया। उस सम्राट बनते ही दोबारा से पेरिस का निर्माण करवाया। इसके लिए उसने पेरोन हासमान को चुना। 17 वर्ष के कार्यकाल में एक काम किया, ठीक है। तो इसमें पेरिस के मध्य से गरीबों की बस्तियों साफ किया गया ताकि कोई लोग विरोध ना करें। शहरों में सड़कें
बनाई गई, खुले मैदान बनाए गए, बड़े पेड़ लगे गए, सुरक्षा के लिए पुलिस का प्रबंध किया गया, पानी का प्रबंध किया गया। इस कार्यकल्प को पेरिस का हाउस मणिकरण कहते हैं। प्रश्न आ सकता है भैया, ये पेरिस का हाउस मणिकरण क्या है? तो इतनी बात और लिखोगा। अब इसके पक्ष में क्या है? इससे पेरिस निर्माण हुआ, सड़कें चौड़ी हुई, दोनों ओर पेड़ लगे गए, खुले मैदान बनाए गए, सुरक्षा को मजबूत हुई, रात में गश्त लगने लगी, हजारों को काम मिला, शहरों में पानी व्यवस्था हुई, बस अड्डे बनाएंगे ताकि लोगों का आवागमन सुधर सके। अब इसके खिलाफ बातें क्या है? इसके लिए 3.5 लाख घर तोड़ेंगे, गरीबों की बस्ती उजाड़ेगी, मेल मिलाप खत्म हुआ, उच्च वर्ग की संस्कृति बढ़ी, वृद्ध और परंपरागत विचारधारा के लोगों को दुख पहुंचा, ठेस पहुंची। तो अब इस बात को अपने अखबार के मालिक को लिख रहे हैं। तो संपादक जी, हिंदुस्तान टाइम, दिल्ली 11,001, हाउस मणिकरण के पक्ष में विचार। आपका अखबार फ्रांस के लोगों के विचारों को पढ़ता हूँ मैं, और वहाँ हम देखते हैं भाई, मैं अपने आपके अखबार के माध्यम से पेरिस के हाउस मणिकरण के पक्ष में बात बोल रहा हूँ। यदि इसके विरोध में कई जगहों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी अच्छे पक्ष को मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। इससे पेरिस का निर्माण हुआ है, शहर में गंदगी साफ हुई है, सुरक्षा, यातायात, पानी आदि का सुधार हुआ है, पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रखकर सड़कों के दोनों पेड़ लगाए गए हैं, बाग बनाए गए हैं, सड़कों को चौड़ा और सीधा किया गया है। इससे पेरिस का नवीन रूप सामने आ रहा है, जो अपने आने वाले समय में आकर्षण केंद्र बनेगा। तय मैं हाउस मणिकरण का समर्थन करता चाहता हूँ कि आप मेरे इस पत्र को अखबार में छाप अन्य लोगों को इस परिवर्तन के पक्ष में विचार करने का मौका दें। भवदीय अपने नाम आप लिख सकते हो। सरकारी नियमन और नए कानून ने प्रदूषण की समस्या को किस हद तक हल किया? निम्नलिखित के स्तर में परिवर्तन के लिए बने कानून सफलता विफलता का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पहले बात के सार्वजनिक जीवन की, फिर बात निजी जीवन की। औद्योगिकरण के कारण लंदन में बढ़ती आबादी ने सफाई और स्वास्थ्य की समस्याएं कर दी। गरीबों को एक कमरे वाले मकान में रहना पड़ रहा था और इन मकानों में भीड़ बहुत थी, साफ सुथरा नहीं था, हवा निकासी नहीं थी। तो इन बस्तियों में भीड़ कम करने के लिए, खुले स्थान को हरा भरा बनाने के लिए, आबादी कम करने के लिए शहरों को योजना अनुसार बसाने का काम किया गया। तो यहाँ क्या क्या कदम उठाए गए उसके बारे में करते हैं बात। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किराया नियंत्रण कानून लागू हुआ, मतलब किराया अधिक आप बढ़ा नहीं सकते। इसके अलावा वास्तुकार और योजनाकार हार्वर्ड ने गार्डन सिटी बनाई, एक ऐसा शहर जो पेड़ पौधों से भरा हो। हार्वर्ड के विचारों पर एमएंड एरविन और बेरी पार्किन ने न्यू आर्जविक नाम से गार्डन सिटी का डिजाइन तैयार किया। इसमें बाग बगीचे और खूबसूरत नज़ारों का इंतजाम किया गया। हर चीज़ को बड़ी बारीकी से सजाया गया। लंदन के इर्द गिर्द हरी पट्टियाँ, मतलब पेड़ पौधों की एक लाइन बनाई गई। अब इसके निजी जीवन में क्या फ़ायदा है? बर्लिन और न्यूयॉर्क शहरों में अपार्टमेंट्स के विशाल ब्लॉक बनाए गए। विश्व युद्ध के दौरान मजदूरों के आवास का इंतजाम स्थानीय शासन द्वारा 10 लाख मकान बनाए गए। इस प्रकार प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जिनका फायदा समाज के अमीरों को मिला। गार्डन सिटी के मकानों को केवल खाता पीता अमीर नहीं खरीद सकता था। लंदन में और पेरिस के अमीर हाथ में अवकाश घरें बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन यह विकल्प सबके पास तो नहीं था। अब ये पाठ अपने प्रश्न है जो पाठ के पूरे हो चुके हैं। अब जो बातें वो परियोजना वाली है, मतलब ये वो प्रश्न है जिनको आप अपने दिमाग से सोल्व कर सकते हो। इसलिए पढ़ते प्रश्न इस अध्याय में मुंबई फिल्मों का जिक्र हुआ है। कोई भी एक फिल्म देखिए उस अध्याय के अनुसार और उसके अनुसार दिखाइए कि मुंबई में क्या क्या समस्याएं थी प्राचीन समय में और आज के समय में, तुलना कीजिए। तो हम यहाँ दो फिल्म CID और 2007 में बनी ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बात करते हैं। पहले करते बात CID की। ये फिल्म आप जानते हो 1956 के अंदर बनी थी और उसमें जनसंख्या फैलाव को दिखाया गया है। इसमें डांस क्लब दिखाए गए हैं, भिखारियों को सड़कों और मंदिरों और डांस क्लबों के बाहर भीख मांग दिखाया गया है। इस फिल्म में बोली गई भाषा हिंदी है। इस फिल्म में अपराध जगत को दादा के रूप नहीं बल्कि अपराधियों को बदल है। इसका क्षेत्र क्या है? सीमित है और ये खुले हम अपराध नहीं करते। इसमें सड़कें साफ सुथरी है। इसमें नायक द्वारा किए गए लड़ाई वाले दृश्य साधारण और वास्तविक नहीं लगते। इस फिल्म तकनीक कमज़ोर है, संगीत मधुर है, मन को छूने वाला है। वहीं 2007 में आने वाला ट्रैफिक सिग्नल, इसमें शहर के बढ़ते फैलाव को बहुत ही बुरे रूप में दिखाया गया है। इसमें बार क्लब और डिस्को जहाँ नाचते हैं वो दिखाए गए हैं। इसमें भिखारियों को सड़कों, मंदिरों, डांस क्लबों के अलावा ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग दिखाए गए। इस फिल्म की भाषा मुंबईया है, जिसमें हिंदी, मराठी और इंग्लिश का प्रयोग हुआ है। ये शब्दों को बिगड़े रूप में बोलते हैं। करेला
इसमें अपराध जगत को दादा के रूप में दिखाया गया है। मतलब इसमें अपराधियों के छोटे छोटे ग्रुप हैं जो एरिया वाइज बंटे हुए आपस में लड़ते भी हैं और समाज में शांति फैलाते हैं। इसमें हर जगह गंदगी दिखाई गई। इसमें लड़ाइयों मार दृश्य काफ़ी असली लगते हैं। तकनीक का आधार मजबूत है, गीत संगीत साधारण है जो लोगों को आकर्षित कम करता है। इस तरह अपन दो फिल्मों अपने यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार के लिए एक पुरानी और एक नई फिल्मों का आप कंपेयर कर सकते हो। तो विद्यार्थियों अपना आज ये लेसन नंबर 6 भी क्या है कंप्लीट हो चुका है। विद्यार्थियों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। अपने जल्द ही 10वीं क्लास का सिलेबस पूरा कर लेंगे। तो धन्यवाद।